हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हो सब लोग? सब ठीक? वेलकम बैक टू ज्ञान लैब। तो आज हम अपने आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या होगा? आगे का जो हमारा बचा है वही होगा। क्या है हमारा टॉपिक? किर्चॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन, ये बचा है टॉपिक। बाकी 2-3 टॉपिक बचे, वो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये सेशन में शायद ना हो पाए, लेकिन नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है कर दो। वो लाल बटन दबा देना, बस बात खत्म। मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, लाल बटन को क्लिक कर दो, खत्म बात। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए फटाफट टॉपिक लगा लो। आज का टॉपिक क्या होगा अपना? किर्चॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन एंड इट्स थ्योरेटिकल प्रूफ। तो इसको हमें थियोरेटिकली प्रूफ करके भी दिखाना है। कि क्या करके प्रूफ दिखाना है? बहुत ईजी है। आपने लास्ट सेशन देखा है, उसमें हम लोग ने बात की थी, लास्ट के 2-3 सेशन जहाँ से रेडिएशन अपना स्टार्ट हुआ था, जिसमें हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि A प्लस T प्लस और क्या था, R इज इक्वल्स टू 1, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू 1। ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी थी। इसके वैल्यू हमें 1 मिलती थी। फिर उसके बाद में हम लोग ने बहुत सारे आगे के टॉपिक्स देखे थे। अभी हमें यही बात करनी है। हमने ब्लैक बॉडी बात भी की थी, ठीक है, ब्लैक बॉडी की भी बात की थी। तो ब्लैक बॉडी क्या थी? जिसमें हमारा 97 to 99% जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। मतलब ब्लैक बॉडी कैसी है? वो परफेक्टली एब्जॉर्ब्ड बॉडी है। ठीक है, इसका मतलब ट्रांसमिशन भी ज़ीरो है, रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? टोटल एब्जॉर्प्शन होता है। तो किर्चॉफ्स लॉ जो हमारे बुक में दिया है रेडिएशन के लिए, हीट रेडिएशन के लिए, उसमें हमें प्रूफ क्या करना है? बहुत ईजी है। प्रूफ क्या करना है कि भैया A इज इक्वल टू ई, A इज इक्वल टू ई। नाउ व्हाट इज A? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते थे हम लोग? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोल दो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, जितना बॉडी रेडिएट एब्जॉर्ब कर रही है एनर्जी, उतनी ही अपने बॉडी में से निकाल भी रही है एनर्जी। ठीक है, उतनी वेव्स अपने बॉडी में से निकल भी रही है। एमिशन भी उतना ही हो रहा है, जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही एमिशन हो रहा है। हमें ये लॉ में प्रूफ करके दिखाना है। ये इन्होंने करके दिखाया है। बहुत ईजी है, आप लोगों को फटाक से समझ में जाएगा अगर आप लोगों ने पहले वाली वीडियोज़ देखी है तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि उसमें हम लोग ने कुछ फार्मूलाज निकाले थे। जैसे कि हम लोग ने A के लिए फार्मूला निकाला था, क्या था? QA/Q, जितना हमारा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल हीट एनर्जी इंसिडेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे फार्मूलाज है। ठीक है, चलो हम लोग देखते जाएंगे वो फार्मूलाज भी, टेंशन मत लेना। डायरेक्ट भी देख रहे हो तो भी समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में से देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो टॉपिक लगा लो फटाफट। टॉपिक क्या है अपना? मैं भी लिख लूँ टॉपिक आपके लिए जल्दी से। प्रूफ क्या करना है समझ में आ गया? प्रूफ हमें सिर्फ बताना है कि A इज इक्वल टू ई, A इज इक्वल टू ई। तो लिखो किर्चॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन, किर्चॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन, किर्चॉफ्स लॉ फॉर किर्चॉफ्स लॉ फॉर हीट रेडिएशन। ओके, रेडिएशन नहीं दिखता होगा तो भी जाने दो, टॉपिक समझ में आ गया ना? आपके टेक्स्ट बुक में है। ओके, और इसका थ्योरेटिकल प्रूफ क्या करना है? ये भी लिख लो कि A इज इक्वल टू ई। प्रूफ क्या करना है हमें? A इज इक्वल टू ई। अभी देखो मैं इसको आपको फटाक से समझाता हूँ। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझा तो हम लोग स्टार्ट टू एंड रीड करने वाले थ्योरी, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले 2 चीज़ लेंगे हम लोग। एक हो गया हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब हमारे पास जितना हम लोग इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड होगी अपनी ऑर्डिनरी बॉडी। सेकंड क्या होगी अपनी? ऑर्डिनरी बॉडी। ये होगी ब्लैक बॉडी, ये होगी अपनी ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी। ओके, अभी इसमें क्या होगा? इसमें हमारा क्या होगा? इसमें एब्जॉर्प्शन कितना होता है? ब्लैक बॉडी, इसको मैं RB, जितना एब्जॉर्प्शन करता है उतना रेडिएशन भी करता है। हम लोग ने रेडिएंट पावर के लिए फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकाला था? देखो मैं आपको बताता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन के लिए फॉर्मूला निकाला था E इज इक्वल्स टू RB, R/RB, ऐसे समथिंग था, R/RB। ये फार्मूला हम लोग ने डिराइव किया था, ये फार्मूला हम लोग ने देखा था। किसका फार्मूला है? E के लिए फार्मूला है। व्हाट इज E? E इज इक्वल टू रेडिएंट हीट पावर, जो भी आप लोग बोलो रेडिएंट पावर, डिवाइडेड बाय रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हम लोग ने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ओके, A इज इक्वल्स टू ई, A इज इक्वल्स टू ई। चलो अभी समझने की कोशिश करते क्या है हमारे पास। अभी मुझे बता दो, ये है हमारे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ओके, हमारे पास एब्जॉर्प्शन का ही फॉर्मूला है। क्या है एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला? QA/Q। ठीक है, अभी हम लोग 2 केस लेंगे, एक होगा ब्लैक बॉडी का केस, एक होगा ऑर्डिनरी का केस। क्या बोला मैंने? हम लोग 2 केस लेंगे, एक होगा ब्लैक बॉडी का, एक होगा ऑर्डिनरी का। ठीक है, सबसे पहले ब्लैक बॉडी का ले लेते हैं। ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ, A की वैल्यू कितनी होती है?
1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। मतलब जितना एनर्जी, अच्छे से सुनना, जितना एनर्जी, जितना उसके ऊपर हम लोग लाइट इंसिडेंट करने वाले सबका सब वो एब्जॉर्ब कर लेगा, सबका सब क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। पक्का समझ में आ गया? वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ब्लर तो नहीं हो रहा है? दिख रहा है? चलो परफेक्ट। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अगर मैं इसके लिए फार्मूला लगाऊँ यहाँ पर तो क्या आ जाएगा फार्मूला? A इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू। तो मैं ए की जगह पे क्या लिख दूंगा? 1। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो A इज इक्वल्स टू क्यू ए अपॉन क्यू। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि Q बराबर क्यू ए, जितनी इंसिडेंट होने वाली है हीट, लाइट, जो भी एनर्जी इज इक्वल टू उतनी एनर्जी अपनी एब्जॉर्ब होने वाली है। बोलो इतना समझ में आ गया? बोलो हाँ ना, इतना समझ में आ गया? पक्का? नहीं समझ में आया? फिर से 2 मिनट पीछे जाओ, फिर से सुनो मैं क्या बोला। ठीक है, अभी ऑर्डिनरी के लिए लिखते हैं। ऑर्डिनरी के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि यहाँ पर बना दूँ मैं क्यू ए इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ क्यू। ये बन जाएगा। जितना उसका परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन रहेगा वो उतना एब्जॉर्ब करेगा और बाकी सब अपना नॉर्मल अपने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूलाज मिल गए मुझे, ये दोनों फार्मूलाज मिल गए। अभी क्या बोल सकते हैं? अभी हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ये हीट एनर्जी, जितना हमारा रेडिएंट एनर्जी आया, रेडिएंट एनर्जी आ रहा है, वही तो हमारा रेडिएंट पावर है। उसी के टर्म पे हम लोग लिख सकते हैं रेडिएंट पावर भी। करेक्ट है, उसी के टर्म्स में हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेडिएंट पावर। यहाँ पर भी रेडिएंट पावर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जल्दी बताओ। सेम चीज़ें हैं, रेडिएंट पावर भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। करेक्ट, देखो फटाफट, रेडिएंट पावर भी हम लोग लिख सकते हैं। करेक्ट, तो हम लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये क्या है अपना? इसका रेडिएंट पावर, किसका? एब्जॉर्प्शन, ऑर्डिनरी बॉडी का। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? आर ए इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर हम लोग ब्लैक बॉडी का ले लेते और इसका ले लेते। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें दिया है फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्यू इज इक्वल्स टू आर बी। मतलब जितना उसके अंदर, अच्छा सुनना, जितना एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हैं, टोटल रेडिएंट एनर्जी बॉडी के अंदर रेडिएट कर रहे हैं, उतना ही एनर्जी अपना वो बाहर की तरफ छोड़ेगा भी। मतलब बाहर की तरफ रेडिएट भी करेगा। क्या करेगा? बाहर की तरफ रेडिएट भी करेगा। कंसिडरिंग टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा एमिशन, मतलब एमिशन कभी जब सबसे ज़्यादा होता है जब कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली इमिशन की पावर भी इंक्रीज होते जा रही है। ओके, तो ये हो गया मेरी बातें। ओके, अभी यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? यहाँ के लिए भी लिख देंगे। क्या आ जाएगा इसके लिए? फॉर ब्लैक बॉडी हो गया। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेंगे आर, ये यहाँ पर लिख लिया ब्लैक बॉडी के लिए बी। तो आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन क्यू, ए इंटू क्यू। मतलब कितना एब्जॉर्प्शन होने वाला एनर्जी? एब्जॉर्प्शन जितना रेट होगा और जितना अपना टोटल एनर्जी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें जितना एनर्जी वो रेडिएट करने वाला है वो मालूम पड़ जाएगा। क्या मालूम पड़ जाएगा? जितना एब्जॉर्प्शन का उसका परसेंटेज होगा, कोएफिशिएंट होगा, टोटल एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल रेडिएट हीट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टोटल रेडिएंट पावर बोलो, रेडिएंट हीट बोलो, जो भी आपको बोलना है, रेडिएंट पावर जो भी हमारे बुक में दिया। हमारे बुक में क्या बोला गया है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। हमें बोल दिया गया है वो है एमिसिव पावर। ठीक है, एमिसिव पावर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडिएंट बोलो। ठीक है, आर मतलब क्या है वहाँ पर? एमिसिव पावर मतलब जो जितने पावर से वो रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, जितने पावर से वो बाहर की तरफ अपनी एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, एमिशन कर रहा है, एमिशन पावर। ओके, तो हमें ये एक फार्मूला मिल गया, अभी क्या करें? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। आर अपन आर बी करना है, तो ये डिवाइड कर लेंगे इसके साथ। किसके साथ? ये इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ। तो डिवाइडिंग दिस बोथ इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा हमें ऐसा मिल जाएगा आर इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन आर बी डिवाइडेड बाय क्यू। ओके, दोनों इक्वेशन को क्या किया अपन ने? डिवाइड कर लिया हमने डिवाइड। इसको डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी विल गेट दिस। करेक्ट, अभी इसमें से Q से Q मर गया, बचा क्या? A इज इक्वल टू आर अपॉन आर बी, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन का है। तो ये देखो, बट E इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर बी। अभी मैं पता है राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू ई। इन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया था, A इज इक्वल्स टू ई। बोलो, इतने से मैं पूरा हम लोग ने थ्योरी कवर कर लिया जो आधे पेज का आपके बुक में दिया है। बोलो, समझ में आ गया? पक्का?
ए इज इक्वल्स टू ई मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। हाँ ना, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो ले लिया। चलो इसको मिटा दूँ मैं, ओके चलो मिटा देता हूँ मैं इसको। चलो इसका थ्योरी रीड कर लेते हैं फटाफट, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर थ्योरी रीड नहीं किया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो थ्योरी रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी 5 मिनट सुन लो, क्या ही इतना जाने वाला है। तो फटाफट देखो थ्योरी। क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन डील्स विथ वेवलेंथ, स्पेसिफिक रेडिएटिव emission and absorption by a body in thermal equilibrium. It states that, अभी कौन स्टेट कर रहा है? Kirchhoff's law states that at a given temperature the ratio of emissive power to the coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of a perfectly black body at the same temperature for all wavelength. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को अच्छे से हाईलाइट कर लो, हाईलाइट करके इसको लिख लो। ठीक है, इट स्टेट सेट से लेके वेवलेंथ तक। ओके, आगे सेकंड पैराग्राफ। सिंस वी कैन डिस्क्राइब द एमिसिव पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी इन कंपैरिजन टू द परफेक्टली ब्लैक बॉडी थ्रू इट्स एमिशन, क्रिचॉफ्स लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो हम लोग क्रिचॉफ्स लॉ देखो क्या बोल सकते हैं, फॉर अ बॉडी एमिटिंग एंड एब्जॉर्विंग थर्मल रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम क्या एमिसिविटी इज इक्वल टू क्या एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, मतलब ए इज इक्वल्स टू ई बोलना चाहते थे ये लोग। ठीक है, और स्पेसिफिकली ए लैम्बडा इज इक्वल टू ई लैम्बडा। ठीक है, वेवलेंथ भी इंक्लूड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें प्रूव करना है कि ए इज इक्वल्स टू ई आता है। 10 थर्ड पैराग्राफ। इफ अ बॉडी हैज़ हाई इमिसिव पावर इट ऑल्सो हैव हाई एब्जॉर्प्टिव पावर, and if a body has low emissive power it is also have low absorption power। ठीक है, मतलब जितना देखो मैंने आपको सीधा बताया, अगर वो ज़्यादा ये कर रही है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा ले रही है तो रेडिएशन ज़्यादा करेगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा है तो रेडिएशन ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इधर पे भी यही बोला है कि इमिशन रेट पावर ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन रेट पावर भी ज़्यादा होगा। उल्टा बोला गया यहाँ पर, क्या बोला गया कि भैया अगर ज़्यादा एमिशन कर सकता है एक बॉडी, ज़्यादा अगर अपने अंदर से एमिशन कर सकती है तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी करेगी। क्या करेगी? ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी करेगी। आगे देखो क्या बोला गया है, क्रिचॉफ्स लॉ कैन बी थ्योरेटिकली प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग थॉट एक्सपेरिमेंट। कंसिडर एन ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड अ ब्लैक बॉडी बी of identical geometrical shape placed in an enclosed in equilibrium, in thermal equilibrium. Both bodies will be at same temperature at that of the enclosure। ठीक है, तो ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंट देखा अभी। लेट आर बी द एमिसिव पावर ऑफ बॉडी, आर का क्या मतलब एमिसिव पावर है। ठीक है, ऑफ ए, आर बी द एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एंड ए बी द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी ए। ठीक है, ए क्या आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगा। If Q is the quantity of radiant heat incident on each body in unit time and QA is the quantity of radiant heat absorbed by the body A, then अभी ये फॉर्मूला हमें पता है। कौन सा फॉर्मूला था? A इज इक्वल्स टू क्यू ए, ऐसे कुछ था ना, समथिंग फॉर्मूला हमारे पास। क्या था हमारे पास फॉर्मूला? क्यू ए अपॉन क्यू। करेक्ट, ये फॉर्मूला हमने देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला? ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद में एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ए and the black body B remains the same, both must emit the same amount as they absorbed in unit time. Since emissive power is the quantity of heat radiated from unit area in unit time, we can write quantity of radiant heat absorbed। क्या बोला गया है कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जितना क्वांटिटी हीट एब्जॉर्ब किया गया है इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट एमिटेड बाय बॉडी ए। ठीक है, उतनी बॉडी क्या कर सकती है? हीट एमिट भी कर सकती है। एमिट मतलब बाहर भी निकाल सकती है, एमिसिव। तो हम लोग ने वही लिखा था क्यू ए इज इक्वल्स टू आर। करेक्ट है। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए क्या आ गया था? क्यू इज इक्वल्स टू आर भी आ गया था। करेक्ट, ये हमने देख लिया था। अभी डिवाइडिंग इक्वेशन, हम लोग ने दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया था, फिर बाद में प्रूफ करके दिखा दिया था कि ए इज इक्वल टू क्या दिखाया था हम लोग ने? आर अपॉन आर बी। ये हम लोग ने प्रूफ करके दिखा दिया था। फिर बाद में हमें मालूम पड़ गया था कि ई का फॉर्मूला भी वही है, तो राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं अपना क्रिचॉफ्स लॉ को। समझ में आ गया? पक्का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा 3.14, जो कि क्या था? स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, पूरा थ्योरी टॉपिक है, लेकिन आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद वाला जो वेन डिस्प्लेसमेंट वाला जो है टॉपिक लॉ,
वो भी हमें इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन थोड़े से वर्डिंग्स को अच्छे से पकड़ के चलना, ठीक है। तो टॉपिक लगा लो, टॉपिक क्या है अपना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, स्पेक्ट्रल क्या है स्पेलिंग भैया, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है ऑफ ब्लैक बॉडी, बी लिख देता हूँ मैं, रेडिएशन, ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। चलो भैया अभी देखो इसमें क्या है, अभी देखो इसमें मैं आपको डायरेक्ट भी बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके बुक में दिए गए हैं। अभी इसमें क्या बोला गया है, हमें एक ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है, एक ग्राफ दिखाया गया है, एक ग्राफ दिखाया गया है जिसमें हमें ऐसे आड़ी टेढ़ी वेव दिखा दी गई है, ठीक है। तो आड़ी टेढ़ी वेव क्या है, यहाँ पर हमें लिया गया है वेवलेंथ, यहाँ पर हमें क्या ले लिया गया है, वेवलेंथ लिया गया है। यहाँ पर हमारा ले लिया गया इंसिडेंट रेडिएशन बोल सकते हो या फिर रेडिएंट पावर, क्या ले लिया गया यहाँ पर, रेडिएंट पावर ले लिया है, ठीक है। अभी उसमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर अभी हमने 11th में देखो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पूरा ये देखा था, क्या बोलते हैं उसको, स्पेक्ट्रम देखा था, जिसमें हमारा यूवी रेज, फिर विजिबल लाइट एक्सेट्रा सब हम लोगों ने देखा था कि कौन से नैनोमीटर्स में, कौन से मीटर्स में, कौन से नैनोमीटर्स में कौन सी लाइट आती है, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था 11th में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यही हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टॉपिक था अपना, ठीक है, जिसमें मैंने आपको याद कराया था कि आपको कैसे याद रखना है उस स्पेक्ट्रम को, उस इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसमें हम लोग ने क्या देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात देखा था, नहीं है याद तो कुछ 230 पेज नंबर के अक्रॉस में है, आप लोग एक बार जाके देख लेना, ठीक है। इसके आजू बाजू में है, उस चैप्टर में मतलब उस पेज के आजू बाजू में देख लो, 2 पेज आगे पीछे, 2 3 4 पेज देख लेना। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ने क्या देखा था कि जब हमारी वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, अच्छे से सुनना, जब हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है तब हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, अच्छे से सुनना। जैसे हमारी वेवलेंथ इंक्रीज होती है मतलब बहुत ज़्यादा वेवलेंथ, मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ जो होगी उसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी उसकी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होगी, जिसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होगी उसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, करेक्ट है। ये वाला हम लोग ने फॉर्मूला देखा था, कौन सा फॉर्मूला था, एन लैम्बडा, ये वाला फॉर्मूला देखा था, वेयर वी इज़ द स्पीड, एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा इज दी वेवलेंथ, ओके। तो इस हिसाब से हम लोग ने क्या दिखा था, हम लोग ने देखा था कि एन इज वी अपॉन लैम्बडा, क्या था, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग लाइट अपने को विजिबल होती थी, क्या होती थी, अलग अलग के लिए अलग अलग लाइट्स मुझे विजिबल होती थी। बातों को समझ में आ रहा है। अभी हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो ग्राफ आड़ा टेढ़ा कैसे आ रहा है, उसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट देखना है, क्या नहीं देखना है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। हमारे बुक में पॉइंट वाइज दिया है, आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, उसको प्लीज़ पेंसिल पेन हाइलाइटर से जिससे भी आपको अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं पहला पैराग्राफ। द रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, रेडिएंट एनर्जी, सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला हम लोग ने देखा था, R इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। बोलो ये फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, देखा था ये फॉर्मूला, R इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए टी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ओके। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ओके। आगे सेकेंड, हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गर्म बॉडी क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करती है इन अ लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब उनकी फ्रीक्वेंसीज कुछ भी हो सकती है, ओके। हेंस द रेट ऑफ एमिशन पर यूनिट एरिया और पावर पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ द एमिटिव रेडिएशन, ओके। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, पावर पर यूनिट एरिया। अभी पावर पर यूनिट एरिया आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कैसे आ गया, हमें पता है पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट एरिया, मतलब जो भी हमारा जूल्स में पावर होता है डिवाइडेड बाय इट्स टाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, वैट पर टाइम, ऐसे कुछ पावर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर पावर मतलब Q बाई टी, पावर मतलब Q बाई टी, मतलब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ P अपॉन ए, ठीक है, P अपॉन ए बोलो चाहे Q अपॉन ए टी बोलो, मतलब एक ही है, मतलब क्या है, एक ही है। अच्छे से सेंटेंस पढ़ना, सेकेंड सेंटेंस, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोला गया है। क्या बोला गया है यहाँ पर, द रेट ऑफ एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, एमिसिव पावर पर यूनिट एरिया और पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस
इज डिफाइंड एज द फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इमिटिव रेडिएशन। ओके, ये बोल दिया गया है। आगे ये क्लियर हो गया ना, ये फॉर्मूला किधर से आया, कैसे आया। ओके, आगे आगे क्या बोला गया है हमें, देखो कहाँ पर दे, एट लो टेम्परेचर। अभी लो टेम्परेचर पे देखो क्या होता है, द पावर रेडिएटेड इज स्मॉल एंड प्राइमरली लाइज इन द लार्ज वेवलेंथ रीजन। ओके, तो लो टेम्परेचर वाले, लो टेम्परेचर मतलब जिसका टेम्परेचर कम है उसकी वेवलेंथ थोड़ी बड़ी होती है। क्या होती है, लो टेम्परेचर वेवलेंथ बड़ी, यह बात याद रखना। आगे, एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अभी जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, हीट करते जाएंगे बॉडी को, रेट ऑफ एमिसिव इंक्रीजेस, एमिशन इंक्रीजेस। ओके, तो जैसे हीट करते जाएंगे वैसे क्या होगा, एमिशन, बॉडी में से एमिशन की रेट क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। आगे, एट ईच टेम्परेचर द रेडिएंट एनर्जी कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अभी उसके पास कि बहुत सारी वेवलेंथ होती है, एक नॉर्मल अपने पास एक बॉडी हो, उसमें से बहुत सारे अपने उस बॉडी में से रेडिएशन निकलेगा, मतलब उसके बाद बहुत सारी वेवलेंथ होगी। ठीक है, वेवलेंथ उसके पास बहुत सारी होगी। आगे, एट हायर टेम्परेचर द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस एंड द पोर्शन ऑफ एनर्जी एमिटेड एट हायर फ्रीक्वेंसीज और शॉर्टर वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो दोनों क्या हो रहा है, दोनों साथ में इंक्रीज हो रहा है। आगे अभी देखो, लूमर और एंड प्रिजेंसियम ऐसे कुछ नाम है, देख लेना आप लोग, पढ़ लेना प्रोनाउंसिएशन क्या है। स्टडीड द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अभी इन्होंने ये स्टडी किया था। ओके, एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, किसके रिस्पेक्टिव में, फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के रिस्पेक्टिव में। दे केप्ट द सोर्स ऑफ रेडिएशन सच एज कैविटी रेडिएटर, ऐसा उन्होंने रखा था कुछ, एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर्स पे रखा था, एंड मेजर्ड दी रेडियंट पावर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेवलेंथ, और क्या किया था, पावर को मेजर किया था अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ पे। आगे, द मेजरमेंट वर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ कर्व्स शोइंग वेरिएशन ऑफ रेडियंट पावर। तो अब इसको कैसे दिखा, आपके बुक में देखो डायग्राम दिख रहा है, उसी डायग्राम के फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ओके, वेरिएशन ऑफ रेडियंट पावर पर यूनिट एरिया एज द फंक्शन ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा at different constant temperature as shown in figure 3.5. Spectral distribution of power radiated by the body indicates the power radiated at different wavelengths. Experimental observation indicates that the spectral distribution depends only on the absolute temperature. Underline this word कि ये किसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन में किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड आगे देखो क्या बोला गया है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T ऑफ द ब्लैक बॉडी एंड वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल हो उसका वो डिपेंड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंट मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अभी देखो डायग्राम दिख रहा है आपके सामने, डायग्राम देखो अच्छे से देखो, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो एक्सेस है, ठीक है, एक में मेरा वेवलेंथ है लैम्बडा, यहाँ पर मेरी रेडिएटिव पावर है। ओके, तो अभी देखो हो क्या रहा है, अभी ये वेवलेंथ में आपको ऐसे सेक्शंस बनाने हैं। सेक्शंस कैसे, जो हम लोग ने देखे थे 11th में देखे थे, कौन से सेक्शंस देखे थे हम लोग ने, कि पहले कुछ लाइट आती है, फिर बाद में विजिबल लाइट आती है, फिर उसके बाद में एक्स रेज आती है, यूवी रेज आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मुझे उससे मतलब नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो सारे सेक्शंस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी, एक्स 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 कुछ तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैल्यूज़ आ जाएगी। ओके, तो अभी क्या बोला गया कि जब आपका छोटा सा, आप लोग क्या कर रहे हो, थोड़ा हीट कर रहे हो, कितना कर रहे हो, थोड़ा लो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने पहला एग्जांपल अपने बुक में दिया कि 3000 केल्विन पे हीट कर रहे हो। जब 3000 के केल्विन पे हीट करते हो तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म्ड ग्राफ नहीं है। यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है मतलब हर पॉइंट में आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म्ड है। क्या ये नॉन यूनिफॉर्म्ड, यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि उसकी एनर्जी ऐसी बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर बाद में कम होती जाती है, मैक्सिमम होती है, फिर बाद में कम होती जाती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे एक मैक्सिमम पॉइंट मिल गया, किसके रिस्पेक्टिव में, एक 3000 केल्विन के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, अभी क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, देखो अच्छे से, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ किया बड़ा, फिर बाद में कम हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, कम हो गया। अभी देखो मैक्सिमम लैम्बडा, मैक्सिमम कितना मिल रहा है मुझे, मैक्सिमम इतना मिल रहा है,
मैक्सिमम कितना मुझे मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अभी देखो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर से देखो और एक वेव फॉर्म, फिर से मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, फिर से मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ये मेरा ऐसा चला गया ग्राफ, ऐसा मेरा ग्राफ चला गया। अभी देखो फिर से इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर मिला मुझे, यहाँ पर मिला। इसका मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। तो देख रहे हो आप लोग, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हो, वेवलेंथ कम होती जा रही है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहे हो, यहाँ पर मैंने 3000 लिया, यहाँ पर 5000 ले लिया समझो, यहाँ पर मैंने 7000 ले लिया समझो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ज़्यादा वेवलेंथ, अपना वेवलेंथ ऐसा जा रहा है, ठीक है। ये कम हो रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ रही है, ठीक है। ये हो गया वेवलेंथ का डायरेक्शन, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का। कैसे दिया था ये रिलेशन, v इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। तो n इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा, दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये अगर लैम्बडा की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी भी हमारी बढ़ रही है। बस ये ग्राफ, ये फिगर आपको यही इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रही है बातें, पक्का। मैक्सिमम वैल्यू कम होते जा रही है, इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, वेवलेंथ कम होते जा रही है, डिक्रीजिंग इन वेवलेंथ। बोलो पक्का समझ में आ रही है, ठीक है। फिर ये रीजन में जो भी आपका लाई करेगा तो आप लोग बोलोगे कि ये लाइट मुझे दिखेगी, विजिबल लाइट है। हम लोग फिर इसको बोलेंगे कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, इसको एक्सरेज लाइट बोल देंगे। जो भी इस रेंज में लाई करेगा, वेवलेंथ की रेंज में जो भी लाई करेगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि वो ऐसी कुछ बोलते हैं ना, एक पार्ट में आ रही है, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में दिया है कि विजिबल लाइट के रेंज में ये लाई कर रहा है, ठीक है। बाकी के भी यूवी रेज में, एक्स रेज में लाई कर रहा है। ओके, बातें समझ में आ गई सारी, पक्का। डायग्राम गया थोड़ा सा दिमाग में। अब इसके जो 5-6 पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं फटाफट, ठीक है। एंड वी आर गुड टू गो। ओके, हम लोग अच्छे से अभी ख़त्म करते हैं इसको। ओके, चलो फटाफट रीड करते हैं। पहला पॉइंट, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कर्व, जो एक्सपेरिमेंटल कर्व हमें मिला है। ओके, आगे देखो क्या बोला गया है। एट अ गिवन, फर्स्ट पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर द एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेक्ट्रम। अभी हमें पता है कि ये यूनिफॉर्म नहीं है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम पॉइंट ढूंढते हैं ऑफ द ब्लैक बॉडी। सेकेंड पॉइंट, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेडियंट पावर एमिटेड इनिशियली इंक्रीजेज एंड इंक्रीजेज ऑफ वेवलेंथ रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। आप लोग देख रहे हो कर्व को, इंक्रीज हो रहा है, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से डिक्रीज होने लगा, एकदम से डिक्रीज होने लगा। कभी डिक्रीज होने लगा, मैक्सिमम पॉइंट रीच हो गया, फिर बाद में नीचे गिरने लगा। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी लैम्बडा मैक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएंट बॉडी। रिमेंबर इट इज़ नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ। अभी यहाँ पर जो आपको लैम्बडा मैक्स दिख रहा है, बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको जो लैम्बडा मैक्स दिख रहा है, लैम्बडा मैक्स इज नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी, इट इज़ नॉट द मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, ये मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके, आगे देखो क्या बोला गया है। थर्ड पॉइंट, अंडर एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंटेड टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय द ब्लैक बॉडी एट ऑल वेवलेंथ। जो हमने कर्व के अंदर में आपको देखो 3000 का कर्व दिख रहा था, तो इसके अंदर जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वो हमें पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितना एरिया कितने टाइम में हमें एनर्जी दिख रहा है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखो क्या बोला गया है। द पीक ऑफ द कर्व शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट। अभी कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है वो, ये मेरा राइट हो गया, ये मेरा लेफ्ट हो गया, तो कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। करेक्ट, क्या हो रहा था, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था। शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो रही थी, छोटी होती जा रही थी। दैट इज द वैल्यू ऑफ वी मैक्स डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा था, मेरा वी मैक्स मतलब क्या था, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी मेरी बढ़ रही थी। देखो यहाँ पर कर्व में आप लोग देखोगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरी वेवलेंथ क्या हो रही थी, मेरी वेवलेंथ कम होती जा रही थी। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, टेम्परेचर लिख लो, सॉरी टेम्परेचर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये इक्वेशन अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन देखेंगे। जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। ओके, आगे ये पॉइंट को अच्छे से याद रखना। आगे देखो क्या बोला गया, एट हायर टेम्परेचर द रेडिएंट पावर और द टोटल पावर एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व corresponding to all the wavelength increases. आगे सिक्स्थ पॉइंट, at a temperature of 300 Kelvin around the room temperature, the most
of this wave has a wavelength of 5 into 10⁻⁻6 मीटर्स. ओके, तो अभी नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे हमारी वेवलेंथ कितनी होती है? 5 into 10⁻6 मीटर्स. द रेडियंट पावर इज स्मॉलर फॉर वेवलेंथ. ओके, अभी रेडियंट पावर क्या होती है? कम होती है फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स फॉर देयर वैल्यूज. ओके, प्रैक्टिकली और द रेडियंट एनर्जी एट दिस टेम्परेचर इज कैरिड बाय वेव्स longer than those corresponding to red light. There these are infrared radiation. अभी ये यहाँ पर बोला गया है, कुछ मतलब नहीं है, वहाँ पर उन्होंने वेवलेंथ के इसके रेंज के हिसाब से उन्होंने बताया गया है कि वो रेड लाइट होता है, रेड लाइट के कंपैरिजन में दूसरा लाइट, फिर उसके कंपैरिजन में इंफ्रारेड लाइट, ये आपको बताया गया है. लास्ट पैराग्राफ में देखो क्या बोला गया है. अ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द अबव ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी गिवन बाय देन एग्जिस्टिंग थियरी. वेन गेव, अभी वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है उन्होंने दिया था, गेव एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विच फिटेड द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ओनली फॉर शॉर्टर वेवलेंथ. अभी इन्होंने जो दिया था वो अच्छे से फिट करा था, लेकिन किसके लिए? सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए. लॉर्ड रेयलिथ एंड सर जेम्स जेन गेव्स द फॉर्मूला फॉर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. This formula fits well in the long wavelength region but tends to infinitely at shorter wavelength. ठीक है, तो अभी जो हमें अगर लॉन्ग के लिए चाहिए, लॉन्ग वेवलेंथ के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारे पास लॉर्ड रेयलिथ सर थे और जेम्स जेन्स सर थे, जेम्स जेन्स, ठीक है, जीन्स जो भी आप लोग बोलो. इट वॉज देयरफॉर एसेंशियल टू प्रपोज अ न्यू मॉडल टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ब्लैक बॉडी. Planck's being aware of the shortcoming of two models, ठीक है, combine the two model using an imperial formula and could describe the observation spectrum quite well. अभी यहाँ पर प्लैंक्स, जो प्लैंक्स जी थे, ठीक है, साइंटिस्ट जो प्लैंक थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया. वो फार्मूला आई थिंक यही है, ठीक है, h टाइम n टाइम ऑफ h, ऐसे कुछ है. यहाँ पर इसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं. इन्होंने देखा कि भैया ये वेन वाला भी थ्योरी पूरा नहीं कर पा रहे, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे जो इक्विपार्टीशन लॉ निकाले थे उन्होंने भी प्रॉपर नहीं दिया. तो दोनों में, एक में हम लोग सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, एक में हम लोग लॉन्ग के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को देखा, समझा, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद का इन्होंने बता दिया. ठीक है, इन्होंने खुद के लिए बता दिया. ये हम लोग पढ़ने वाले एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर्स में. ठीक है, एटम न्यूक्लियर जो पार्ट 2 में चैप्टर्स है, अब उसमें हम लोग ये पढ़ने वाले. प्लैंक्स कांस्टेंट, इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लाइट एनर्जी बढ़ेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वी विल स्टडी दैट. ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले, ये खाली आपके लिए मैं बता रहा हूँ. ओके, तो अभी वेन डिस्प्लेसमेंट वाला भी पढ़ लेते हैं. उसमें क्या बोला गया था? ठीक है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या बोला गया था? अच्छे से सुनना कि यहाँ पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टी के. किसके प्रोपोर्शनल में थी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी टी के टेम्परेचर के लिए. इट इज़ ऑब्जर्व दैट, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ. The wavelength for which maximum power of black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the body, black body. Underline, उतना underline कर लो पहला पैराग्राफ. This is Wien displacement law. ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना था? अभी यहाँ पर हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन था तो इसको हटाना था. तो हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसको हटाना तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा. उस कांस्टेंट को हम लोग ने बी बोला और ये हमें मिल गया पहला फार्मूला. ये हमें मिल गया पहला फार्मूला. जो बी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू क्या दी है हमारे बुक में? 2.89 क्या दी थी? देख लो, मैं एक बार भूल जाता हूँ मैं. 2.897 इंटू 10⁻⁻3. ओके, ये मुझे दिया है वैल्यू. क्या दिया है मुझे? ये वैल्यू दिया है. ओके, तो ये फार्मूला के लिए मैं क्या बना दूंगा? B इज इक्वल्स टू मैक्स इंटू टी. ओके, मैक्स इंटू टी, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? m मीटर और केल्विन टेम्परेचर के लिए. तो यूनिट पे अपने पास मिल गई. तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ये कांस्टेंट वैल्यू हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, वेयर बी इज कॉल्ड एज वेन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू दिया है अपने को. इंडिकेट्स दैट द वेवलेंथ एट विच द ब्लैक बॉडी डोमिनेटली रेडिएट्स, thus it's corresponding to the dominant color of the radiant body and it's a function of its temperature. You might heard of the white dwarf and the red giant. White dwarf are and hot star with surface temperature, मतलब अपना सन हो गया और बहुत दूर के स्टार्स हो गए. ठीक है, उनका टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये लॉ यूज़ करते थे. कौन सा लॉ यूज़ करते थे? वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ.
ठीक है। तो इनका एप्लीकेशन बताया गया कि कहाँ पर किया है कि भैया हम लोग जाके सन के ऊपर जाके हम लोग मेजर नहीं कर सकते टेम्परेचर डायरेक्ट, ठीक है। बहुत दूर अगर स्टार है तो उसका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे, तो बाय यूजिंग वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ वी कैन यूज दिस लॉ एंड वी कैन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ दैट स्टार दैट सन, कुछ भी हो हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस लॉ इज यूजफुल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंट स्टार, सन, मून एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, स्टार का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए, सन, मून, ठीक है, सन, मून एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। तो आज हम लोग ने तीन टॉपिक कवर किया। कौन कौन से 3 टॉपिक कवर किया, किरचॉफ किया, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किया एंड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कर लिया। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसके कंटिन्यूएशन में ही था इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने इसको बता दिया आपके लिए। चलो समझ में आ गया पूरा टॉपिक, पक्का। चलो बस हो गया आज के लिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन पूरा देखना आप लोग वीडियो, आपको अच्छे से सब टॉपिक समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चलिए जब तक आराम कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय, टेक केयर।